अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आप कुछ पॉजिटिव सीखते हैं मेरे लेक्चर से तो काइंडली गिव फीडबैक ऑन माय लेक्चर्स। तो मेरे चैनल के फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी क्या है पेज हैं, उनके मैं लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर कंप्लीट लेक्चर जो हैं अवेलेबल होते हैं। सॉरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो है जी बॉन्ड एनर्जी। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का 6 चैप्टर का टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी, एनर्जी की ही सेकंड टर्म इंथैल्पी है। तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी जो है दोनों के हैं, एक ही सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी डेफिनेशन। The average amount of energy required to break all bonds of particular type in 1 mole of a substance is called bond energy or bond enthalpy। कहते हैं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होना तो उसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी वो होती है बॉन्ड एनर्जी। मतलब अगर कोई ये कंपाउंड है, लेट्स सपोज, अब इसको ब्रेक करना है तो जो एनर्जी हमें रिक्वायर होगी इसको ब्रेक करने के लिए वो होगी बॉन्ड एनर्जी। लेकिन इधर एक कंडीशन है, वो क्या है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इधर स्पेसिफाई किया है, कंडीशन आप समझ लें। ठीक है, तो आपने 1 मोल को लाजमी डिस्कस करना है कि 1 मोल के लिए ये बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है एनर्जी रिलीज फॉर्मेशन इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज इन ब्रेकिंग। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी जो है रिलीज होती है। ठीक है, लेट्स देखिए एटम है, ये एटम है, ये जब बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी जो है रिलीज होगी। अब अगर इसी बॉन्ड को हमने वापस अपने एटम्स में चेंज करना है, इसको ब्रेक करना है, तो जो एनर्जी रिलीज हुई थी वही एनर्जी रिक्वायर होगी इसको ब्रेक करने के लिए। तो यही मैंने इधर लिखा है कि एनर्जी रिलीज इन केस ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू एनर्जी अब्सॉर्ब या एनर्जी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ब्रेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है जी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन वर्ड निकला है एटम से, मतलब कि मॉलिक्यूल्स को एटम्स में चेंज करना, तो वह है एटमाइजेशन। तो हम इस हेडिंग से ही डेफिनेशन बना सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या समझ लग रही है कि वो एनर्जी जो हमें रिक्वायर होगी किसी मॉलिक्यूल को एटम में चेंज करने के लिए, तो वो होगी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो इसको हम देखते हैं जी। एंथैल्पी चेंज इन चेंजिंग अ मॉलिक्यूल इनटू इट्स कंपोनेंट एटम्स इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लेट्स सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, 2 एटम से मिलकर बना है। अब इसको मैंने एटम्स में चेंज करना जो कि एक कंपोनेंट्स थे, मतलब जिससे ये मिलकर बना था। तो अगर इस मॉलिक्यूल को मैंने अपने एटम्स में चेंज करना तो जो एनर्जी रिक्वायर होगी वही होगी जी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब सपोज कर लो कि H2 का मॉलिक्यूल है, उसको आपने हाइड्रोजन के एटम्स में चेंज करना है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, एटम है ना दोनों, तो उनसे मिलकर ही मॉलिक्यूल बना था। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को 2 हाइड्रोजन एटम्स में चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो होगी जी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसी तरह आप HCl के केस में ले सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन में चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो होगी जी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है जी किलो जॉल पर मोल, विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये एन ए एवोगैड्रो, ये एन से नंबर। एवोगैड्रो नंबर किस लिए कहा गया? क्योंकि हम 1 मोल के लिए डील कर रहे हैं, तो इसलिए एवोगैड्रो नंबर का डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है जी फैक्टर्स। क्या फैक्टर्स कौन से हैं जो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन है जी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, सेकंड है साइज ऑफ एटम्स या एटॉमिक साइज, थर्ड है बॉन्ड लेंथ और फोर्थ है जी बॉन्ड पोलैरिटी। तो इन फैक्टर्स को हम 1 बाय 1 जो है इलेबोरेट करेंगे इस लेक्चर में। तो फर्स्ट हम देखते हैं जी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है ये किस तरह इफेक्ट करती है बॉन्ड एनर्जी को। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जिस मॉलिक्यूल में, जिस कंपाउंड में जितना ज़्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है स्ट्रांग होंगी, और जो है उसके रिजल्ट में बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। अच्छा, इधर आप एक बात याद रखिएगा जिससे आपको लेक्चर को समझने में भी आसानी होगी। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो हाई है। बॉन्ड एनर्जी ये मतलब जो एनर्जी रिक्वायर होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उसकी वैल्यू होगी हाई। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको ब्रेक करने के लिए वो भी लो होगी, यानी कि बॉन्ड एनर्जी लो होगी। ये आपने बात ध्यान में रखनी है तो आपको लेक्चर को समझने में आसानी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जिस मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा होगा उतनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग,
जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी हाई होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, ठीक है, तो उसकी वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी, तो इन रिजल्ट बॉन्ड एनर्जी जो है वो भी लो होगी वैल्यू। तो हम डिस्कस करते हैं। ग्रेटर द डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा, ग्रेटर विल बी द पोलैरिटी, उतनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी उतनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी, एंड इन रिटर्न और उसके रिजल्ट में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रांग होंगी। लाइक इन केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में जो बॉन्ड एनर्जी है वो है जी 567 किलो जूल पर मोल। क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.1 और फ्लोरीन का जी 4, तो इसका अगर डिफरेंस रहे तो हमारे पास 1.9 है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से इसकी जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू वो है हाई। ये था फर्स्ट फैक्टर। अब सेकेंड फैक्टर क्या है जी? साइज ऑफ एटम्स या एटॉमिक साइज। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा, पता, ठीक है, न्यूक्लियस की ग्रिप अगर इलेक्ट्रॉन्स पर वीक होगी, फिर अगर एटॉमिक साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस की जो ग्रिप है इलेक्ट्रॉन्स पर वो वीक हो जाएगी, ठीक है, तो जिसकी वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स वीक हो जाएंगी। तो हमें जो है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम चाहिए होगी, ठीक है, तो उसकी इस केस में बॉन्ड एनर्जी जो है वीक होगी या लो होगी। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर एटॉमिक साइज बड़ा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं, तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो भी क्या है? लो होगी। जिस तरह का आप घर का सिस्टम ही ले लें, अगर वालदैन का अपने बच्चों पर ग्रिप ना होना, तो उस तरह के घर में बच्चों को वालदैन से दूर करना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू उसके जिसमें जो बच्चे हैं वो वालदैन के कंट्रोल में हों। तो इसी तरह के क्या है जी? साइज ऑफ एटम है, ठीक है जी। अब सेकंड, अगर हमने तो डिस्कस किया कि अगर एटॉमिक साइज बड़ा हो तो फिर बॉन्ड एनर्जी जो है वीक है। अगर साइज ऑफ एटम मतलब स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के नज़दीक हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रांग है, न्यूक्लियस की जो ग्रिप है इलेक्ट्रॉन पर वो अच्छी है, तो इसके रिजल्ट में फिर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग होंगी। फिर वही बात, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो फिर बॉन्ड एनर्जी जो है वो भी हाई होगी। तो ये हमने दो डिस्कस किए हैं केस। अब चलते हैं जी, ग्रेटर द साइज लोअर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो लोअर द बॉन्ड एनर्जी। अब नेक्स्ट फैक्टर जो आता है जी थर्ड, वो है बॉन्ड लेंथ। नाम से श्योर है कि बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड के दरमियान लेंथ। अब बॉन्ड जो है ना, कोई भी दो आइटम्स के दरमियान न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस बॉन्ड बनता है। लेट्स सपोज एक ये न्यूक्लियस और एक ये न्यूक्लियस है। अब इनके दरमियान अगर आप लाइन खींचे तो वो है बॉन्ड लेंथ। अब अगर बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी उतना डिस्टेंस ज़्यादा, उतनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक हो जाएंगी, उतनी बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम होगी। मतलब कि हमें एनर्जी कम चाहिए होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब अगर दो न्यूक्लियस के दरमियान एक बॉन्ड बना है और उसमें जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो इसके रिजल्ट में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग होंगी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग तो मतलब हाई एनर्जी रिक्वायर है इसको ब्रेक करने के लिए, तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या है? हाई होगी। ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ लोअर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड लेंथ क्या है जी? अगर कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो हाई होगी। मतलब ये क्या है जी? इन्वर्स रिलेशन है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी मतलब अल्काइन, ये अल्कीन और ये अल्केन। कहता है कि बॉन्ड एनर्जी जो है ना अल्काइन के केस में ज़्यादा होती है, फिर अल्कीन के केस में और फिर अल्केन के केस में। इसकी रीज़न क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसकी रीज़न भी नेक्स्ट लाइन में कोट कर रहा हूँ मैं। वो ये है कि बॉन्ड लेंथ जो है ना कार्बन टू कार्बन, अल्केन के केस में जो बॉन्ड लेंथ है न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन और एज़ कम्पेयर टू अल्काइन। इसी तरह अल्कीन के केस में जो है बॉन्ड लेंथ जो वह है वो अल्केन की निस्बत कम है, लेकिन अल्काइन की निस्बत जो है वो ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है अल्केन की निस्बत और भी जो है वो कम है। मतलब कि उसके बाद इसकी कैटेगरी आती है। अब इधर मैं आपको बता भी देता हूँ कि अल्केन के केस में बॉन्ड लेंथ क्या है जी? ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आपने 6th चैप्टर में ये डिस्कस किया है कि जिस क्या कहते हैं मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी। तो आप जानते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन केस में एस कैरेक्टर जो होता है वो 50% होता है, जिसकी वजह से अल्काइन जो है इनकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है
और इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, न्यूक्लियस की न्यूक्लियस जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है। ठीक है, आर यू क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या पॉइंट है? नेक्स्ट है जी बॉन्ड पोलैरिटी। अब ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह ही है बॉन्ड पोलैरिटी। पोलर बॉन्ड्स विल बी स्ट्रॉन्गर एंड हैव हाई बॉन्ड एनर्जी एज कम्पेयर टू नॉन पोलर। पोलर बॉन्ड कैसे बनता है? पोलर बॉन्ड मतलब जिस तरह NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये क्या जी पोलर बॉन्ड है। अब ये बनते किस तरह? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलर बनते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो तो फिर जो है वो नॉन पोलर होता है। अब लेट्स सपोज के आपके पास दो आइटम है, अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो मतलब कि बराबर है, जिस तरह H2 के केस में है। H2 में दोनों हाइड्रोजन की जो क्या कहते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 है। 2.1 माइनस 2.1 वो क्या होगा? जीरो। तो जीरो है तो मतलब क्या है कि वो नॉन पोलर है। तो यही वो डिस्कस कर रहा है कि पोलर बॉन्ड जो है वो स्ट्रांगर होंगे। पोलर बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती हैं, उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर के, क्योंकि नॉन पोलर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। जिस तरह H2O जो है ये पोलर है और बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है। नेक्स्ट है जी आयनिक करैक्टर और बॉन्ड एनर्जी। अब आयनिक करैक्टर जितना ज़्यादा होगा, मतलब कि जितना पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान डिफरेंस होगा, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग, उतनी बॉन्ड एनर्जी हाई। ठीक है, आप देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट पर जो लेक्चर है वो आप क्या है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी लाइक इन केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, जो कि बॉन्ड एनर्जी 567 किलोजूल पर मोल हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया है, और हाइड्रोजन आयोडाइड केस में 299 किलोजूल पर मोल है। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या है? हाउ टू डिटरमाइन बॉन्ड एनर्जी ऑफ आयनिक करैक्टर बॉन्ड्स इज हायर देन अदर्स। अब कहता है कि हम किस तरह कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन आयनिक की। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं जिससे ये क्लियर हो सकता है। सबसे पहले अच्छा हमने इसमें ना डिस्कस करना है, हमने डिटरमाइन करनी है हाइड्रोजन क्लोराइड की बॉन्ड एनर्जी। तो उसके लिए हमें पहले हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी डिटरमाइन करनी है, उसके बाद फिर क्लोरीन के, और फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो फिर हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन टू क्लोरीन, मतलब कि हाइड्रोजन क्लोराइड की बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन केस में। अब हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी जो है ना 436 किलोजूल पर मोल होती है। मतलब कि इसकी क्या कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी होती है वो है जी 436 किलोजूल पर मोल। अब नेगेटिव क्यों है? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज को माइनस से शो करते हैं। तो ये है जी, बट जब बॉन्ड बना है तो ये इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, सो 436 किलोजूल पर मोल इज नीड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ H2 इनटू इंडिविजुअल एटम्स। अब इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, तो अगर हाइड्रोजन को हमने वापस एटम्स में चेंज करना है तो वो क्या है जी, इतनी ही एनर्जी रिक्वायर होगी इसको ब्रेक करने के लिए। तो उस केस में हम फिर पॉजिटिव लगाते हैं, एनर्जी ऑब्जॉर्व को पॉजिटिव से शो करते हैं, एनर्जी रिलीज को नेगेटिव से शो करते हैं। तो यही हमारे पास जो है बॉन्ड एनर्जी होगी। दस बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 या H2H मॉलिक्यूल फॉर पर बॉन्ड। अब ये तो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी आ गई। अब H2H जो है बॉन्ड बना हुआ है। अब कहते हैं कि पर बॉन्ड के लिए हम अगर हमने डिटरमाइन करनी है तो वो हम किस तरह करते हैं? तो वो हम 436 को 6.02 10⁻23 पर डिवाइड कर दे तो हमारे पास ये आ जाती है कि पर बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब दो हाइड्रोजन एटम है, सिंगल हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हमने डिटरमाइन करनी है फिर क्या करेंगे हम? फिर हम अज्यूम करेंगे, पहले हम अज्यूम करेंगे कि बाय अज्यूमिंग ईच एटम कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी। हमें नहीं पता कि हो सकता है कि एक बॉन्ड ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हो बॉन्ड एनर्जी में और एक बॉन्ड जो है वो कम कर रहा हो, लेकिन हमें तो पता नहीं है। तो हम जो है अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों बॉन्ड जो है वो दोनों हाइड्रोजन एटम जो हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी में। तो फिर हम अगर ए के लिए हमने डिटरमाइन करें तो हम क्या करेंगे? 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो फिर हमारे पास सिंगल केस के लिए बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी। तो वही हमने किया, इस आंसर को हमने 2 पर डिवाइड किया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी 36.21 10⁻⁻23। ये फॉर सिंगल हाइड्रोजन एटम के लिए बॉन्ड एनर्जी है। अब
हमने हाइड्रोजन के केस में सिंगल हाइड्रोजन एटम के लिए हमने डिटरमाइन कर लिया बॉन्ड एनर्जी। अब हम सिंगल क्लोरीन के लिए बॉन्ड एनर्जी को डिटरमाइन करेंगे। तो हम केस लेते हैं जी Cl2 का। बॉन्ड फॉर्मेशन जो हमारे पास आती है वो -240 किलोजूल पर मोल। अब इस केस में हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी पॉजिटिव 240 किलोजूल पर मोल, क्योंकि इतनी ही एनर्जी हमें रिक्वायर होगी इस क्लोरीन को एटम्स में चेंज करने के लिए। सेम उस तरह जिस तरह हमने हाइड्रोजन केस में किया है, क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी जो है 240 किलोजूल पर मोल। सो 240 किलोजूल पर मोल विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्लोरीन। बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा है फॉर Cl2 मॉलिक्यूल। अब सेम उसी तरह पर मोल के लिए, पर बॉन्ड के लिए, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्या है जी, आंसर है 240 को 602 10⁻23 पर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 39.86 10⁻⁻23। ये हमारे पास पर बॉन्ड के लिए। अब थर्ड जो हमने काम करना है वो क्या करना है, वो हमने करना है फॉर सिंगल क्लोरीन एटम के लिए बॉन्ड एनर्जी डिटरमाइन करनी है। तो सेम उसी तरह हम सपोज करेंगे कि दोनों क्लोरीन जो हैं इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही हैं बॉन्ड एनर्जी के लिए। तो हम इसको फिर जो आंसर आया हमारे पास 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंगल क्लोरीन के लिए बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी। तो यही हमने किया, ये हमारे पास आंसर था 39.86 10⁻⁻23। उसको हमने 2 पर डिवाइड किया तो ये हमारे पास फॉर सिंगल क्लोरीन एटम के लिए बॉन्ड एनर्जी आ गई। अब हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि उसकी हमने बॉन्ड एनर्जी डिटरमाइन करनी थी। तो उसके लिए हमें हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम की बॉन्ड एनर्जी डिटरमाइन करनी थी। फिर हमने क्या करना था, उनको ऐड कर देना था। अब हाइड्रोजन के लिए भी हमें बॉन्ड एनर्जी डिटरमाइन कर लिया और क्लोरीन के लिए भी डिटरमाइन कर ली है। तो अब नेक्स्ट क्या है हम देखते हैं। HCl बॉन्ड के लिए जो एक्सपेरिमेंटली क्या कहते हैं बॉन्ड एनर्जी डिटरमाइन की गई है वो है जी 431 किलोजूल पर मोल। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हम जो कैलकुलेट करते हैं वो कितनी आती है। अगर तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आता है तो फिर ये बात क्लियर हो जाती है कि जो HCl या आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं जी। कंडीशन इसके लिए क्या है जी, इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर इक्वली। ये आपने कंडीशन लगानी है, ये आपने सपोज करना है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना वो इक्वली शेयर्ड हो बिटवीन द एटम्स। बॉन्ड एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl के लिए हम डिटरमाइन करते हैं। तो उसके लिए जो मतलब तरीका क्या होता है, अगर किसी कंपाउंड में जो एटम्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी आपको पता है तो उनको आप 1 बाय 1 क्या है ऐड कर देते हैं। तो HCl के केस में हम देखें कि हाइड्रोजन एटम की और क्लोरीन एटम की हमने बॉन्ड एनर्जी डिटरमाइन की हुई है तो हम उनको क्या है ऐड कर देते हैं और HCl की बॉन्ड एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी डिटरमाइन किया हमने थोड़ी देर पहले, उनको मैंने ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाती है जी फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl जो वैल्यू आती है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी की वो है ये 56.14 10⁻⁻23। अब हमने तो 1 मोल के लिए केस को डील करना है ना, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी क्या है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर हो। तो पहले हम HCl की 1 मोल के लिए जो है ना बॉन्ड एनर्जी को डिटरमाइन करेंगे। फिर तो वो क्या होगी, इस आंसर को आपने एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जिस तरह नंबर ऑफ एटम्स डिटरमाइन करते थे 1 मोल में तो उसको क्या करते थे, उन एटम्स को एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इसी तरह इधर है बॉन्ड एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ HCl जो है, इस आंसर को आपने 6.02 10⁻23 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ HCl आती है वो है 337.96, जबकि एक्सपेरिमेंटली जब डिटरमाइन किया गया तो वो है 431 किलोजूल पर मोल। तो ये काफ़ी डिफरेंस है 431 और 337 के दरमियान। तो ये क्या शो करता है, larger the difference between the calculated and experimentally observed value indicates that bonds with ionic character are more stable than others। तो ये प्रूव हो जाता है कि आयनिक कैरेक्टर की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती हैं, तो इसकी वजह से उनकी बॉन्ड एनर्जी जो है एज कम्पेयर टू नॉन आयनिक ज़्यादा होती है। तो ये आज का टॉपिक था बॉन्ड एनर्जी, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का 6th चैप्टर का। सो इफ़ यू गेट सम गुड पॉइंट्स, गुड concepts from my lectures, please give feedback on my lectures, and so stay tuned and stay happy. Thank you.